हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? डाउटनेट लाइव में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो अपना हालचाल भैया। गुड वाली मॉर्निंग है, सुबह के 7:15 बज चुके हैं और प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जल्दी से अपना हालचाल बता दीजिए भाई। बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग फिर से त्रिभुज का रिवीजन कर रहे हैं और इससे पिछली क्लास में भी हमने त्रिभुज पर सवाल किए थे बहुत अच्छे अच्छे। आज की क्लास में भी हम लोग बच्चों त्रिभुज पर ही आधारित बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। जो त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता की कसौटियां होती हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो बच्चों अपना टाइम टेबल देख लो। वैसे तो आप देख ही रहे हैं हमारा जो टाइम टेबल है बच्चों, हमारी क्लास कितने बजे होती है। सोमवार से शनिवार हिंदी मीडियम के लिए, क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है। सुबह 7:15 से 9:15 तक आपकी साइंस की क्लास होती है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। इसके बाद बच्चों आपकी 7:15 से 9:15 तक क्लास होती है मैथ्स की, जो कब कब होती है बच्चों, टीटीएस यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। आज शनिवार है तो आज आपकी मैथ्स की क्लास हो रही है, ठीक है बच्चों। अब टीचर से मिल लीजिए, आप इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये आपके प्यारे, आपके अपने, आपके दुलारे अमित सर हैं जो आपको गणित पढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों आपकी पूजा मैम है जो आपको बायो पढ़ाती हैं। उसके बाद आपकी रुचि कटियार मैम है जो आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाती हैं और उसके बाद आपकी निष्ठा मैम है जो आपको रसायन विज्ञान पढ़ाती हैं। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है बच्चों आपके लिए, तो देख लेते हैं कि क्या है वो खुशखबरी। तो बच्चों नए साल पर कुछ नया तो होना चाहिए, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डाउटनेट जो है वो आपके लिए लेकर आया है न्यू ईयर सेल। तो बच्चों ये जो न्यू ईयर सेल है इसमें आपको 9th से लेकर 12th क्लास तक की जितनी भी क्लासेस हैं उन पर रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं और जेई एंड नीट क्रैश कोर्स, जो जेई और नीट का क्रैश कोर्स है और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो रिवीजन कोर्सेज है, रिवीजन जो क्लासेस है उनके लिए बच्चों आपको 50% ऑफ, 50% ऑफ मिल रहा है बच्चों, 50% ऑफ, ठीक है। और कूपन कोड क्या लगाना है आपको, कूपन कोड लगाना है NY50। NY50 क्यों? क्योंकि भैया देखो न्यू ईयर 50 है ना, नए साल का तोहफा है, तो बहुत अच्छी चीज है बच्चों। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250, 0124-715-8250। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी 50% डिस्काउंट पर? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दो फटाफट। यस, जल्दी से बच्चों बताइए, जल्दी से आप में से कौन कौन बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना। यस, चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं और अब आप वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो क्या है, त्रिभुज। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो है त्रिभुज से बहुत ज्यादा डरते हैं, अब पता नहीं ऐसी क्यों बात है, लेकिन बेटा त्रिभुज से डरना थोड़ी ना है, उल्टा त्रिभुज को डराना है। तो उसको कब डरा पाओगे, जब आपकी तैयारी बढ़िया होगी। और आपकी तैयारी कब बढ़िया होगी, जब आप प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करोगे, ठीक है। चलो तो बच्चों एक क्विज से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर क्विज आएगा तो आप ABCD जो भी आपका ऑप्शन सही है वो आप दे देंगे, बता देंगे। ये अगर किसी वजह से नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ABCD जो भी ऑप्शन सही है वो आप मुझे लिखकर बता देंगे, ओके। चलिए तो डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये रहा भाई पहला सवाल। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? मैं आपको ये चीज पिछली क्लास में बता चुका हूं।
समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों। ओके, अगला सवाल देखते हैं भाई। किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है? बताओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ओके, तो दो ही सवाल थे, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या था बच्चों, यहां पे आपके पास, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? बच्चों देखो, वो कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाता है भैया? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब क्यों ऐसा होता है वो भी सुन लो। क्योंकि बच्चों देखो, तीनों के तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अब मान लो अगर ये x है, ये भी x है और ये भी x है। अब एक बात आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जब x प्लस एक्स प्लस एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो बेटा फिर क्या आ जाएगा? बताओ क्या होगा? तो ये तो है बेटा आपका समबाहु त्रिभुज। अब इसके अगला जो सवाल है वो यही था कि इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा। देख लो, किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। तो बेटा अब वही चीज है कि देखो, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों को जोड़ेंगे तो 180। और जब तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 3x। 3x बराबर 180। तो बेटा x बराबर कितना आएगा? 3 छिंग 18, यानी कि 60 डिग्री। तो मतलब समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। यहां तक सबको समझ में आया? आसान थे वैसे दोनों सवाल। चलिए अब बच्चों, मैं आपको इससे पिछली क्लास में समरूपता के बारे में बता चुका हूं कि समरूपता क्या होती है। एक बार फिर से बता देते हैं। समरूपता का मतलब होता है बेटा समान रूप, यानी कि जो देखने में तो एक जैसी होंगी लेकिन जिनका साइज कैसा होगा? अलग अलग होगा। भाई हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, देखने को हमें मिलती हैं, जो देखने में एक जैसी होती हैं पर जिनका साइज अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने आपको बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट है। अब 5 रुपए वाला पैकेट है या 10 रुपए वाला पैकेट है या 20 रुपए वाला पैकेट है, तो है तो सारे पार्ले जी के ही बिस्किट, लेकिन क्या है बच्चों, एक पैकेट जो है वो क्या है? छोटा है। एक पैकेट उससे थोड़ा बड़ा है और एक पैकेट उससे थोड़ा बड़ा है। तो कहने का मतलब देखने में तो सब एक जैसे हैं पर सबका साइज अलग अलग है। तो इसका मतलब वो तीनों क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ताजमहल वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि भाई ताजमहल की 3 फोटो थी, तीनों में तो ताजमहल ही था, लेकिन एक में ताजमहल कैसा था भैया? एक में ताजमहल थोड़ा बड़ा था, एक में ताजमहल उससे थोड़ा छोटा था और एक में उस ताजमहल उससे भी थोड़ा और छोटा था। तो तीनों का साइज अलग अलग था, लेकिन तीनों देखने में तो एक ही जैसे थे। तो उसी को हम कहते हैं बच्चों मतलब समरूपता, है ना, यानी देखने में एक जैसे पर साइज में अलग अलग। ठीक है, अब देखो क्या है प्रमेय 6.3। अब हम लोग प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में, क्योंकि हम बात करेंगे कसौटियों के बारे में, जो समरूपता की कसौटियां हैं। बेटा समरूपता की कुछ कसौटियां हैं, कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम कब किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। बात आ रही समझ में? कब हम किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कसौटियां हैं, कुछ नियम हैं। जैसे अगर पहली कसौटी की बात की जाए तो बट्टे पहली कसौटी क्या है आपके पास? SSS कसौटी,
एस 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 कसौटी। जैसे आपके पास सर्वांग समता की कसौटियां थी, सर्वांग समता की हमारे पास कौन कौन सी कसौटी थी कि भाई भुजा भुजा भुजा, जिसको हम कहते थे एस एस एस। अगर बच्चों तीनों, एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं जो हैं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के साथ अनुपात बराबर है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज फिर क्या है, समरूप है। अभी यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो अगली कसौटी, ये वैसे सर्वांग समता की कसौटी होती है, और हम बात कर रहे हैं बच्चों समरूपता की कसौटी की। तो समरूपता में कौन सी कसौटी आती है, देखो अब वही बात करने जा रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो, है ना, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। उनके क्या हो बच्चों, दो संगत कोण बराबर हो और उनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ये क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि देखो आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज आपके पास ये है, ये दो त्रिभुज है आपके पास। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है बच्चों कि इसकी जो तीनों के तीनों कोण हैं, है ना, इसके जो तीनों के तीनों कोण हैं वो इसके तीनों के तीनों कोणों के बराबर है ना, और इसकी जो ये संगत भुजाओं का अनुपात है ना, इसकी जो ये संगत भुजाओं का अनुपात है ये आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। जैसे मान लीजिए कि इसकी भुजा है ये 3, इसकी भुजा है ये 6, इसकी भुजा है ये 4, इसकी भुजा है ये 8, इसकी भुजा है ये 10, सॉरी इसकी भुजा है ये 5। देखो ये वाली जो भुजा है इसकी ये कितनी है, 5, और इसकी ये भुजा है 10। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो क्या है कि इसका ये वाला कोण है 30, ये वाला कोण है 60, और ये वाला कोण है 90, और ये वाला कोण है 60। ऐसे ही ये वाला कोण है इसका 90, ये वाला कोण है इसका आपका जो है कितना 60, और ये वाला कोण है इसको हम ले लेते हैं 30। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 30, और ये हो गया आपका 60, और ये हो गया आपका 30। ठीक है, अब आप देख रहे हो बेटा कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या खास बात है, इसके जो तीनों के तीनों कोण हैं जिसे हम कह रहे हैं संगत कोण, वो दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं, और इसकी जो संगत भुजाएं हैं उसकी इसकी संगत भुजाओं के साथ अगर अनुपात निकालूं, जैसे देखो मैं इसकी कौन सी भुजा लेता हूं, इसका नाम दे दो बेटा ए बी और सी, और इसका नाम क्या दे दो पी क्यू और आर। तो क्या होगा देखना जरा, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी की ए बी भुजा लेता हूं, ठीक है, तो मैं त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू भुजा लूंगा, तो ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ क्या आएगा बेटा, देखो 3/6, 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी बी सी भुजा लेता हूं, तो मैं इसकी कौन सी भुजा लूंगा, क्यू आर भुजा लूंगा, यानी कि बी सी का अनुपात किसके साथ, क्यू आर के साथ कितना होगा, देखो बी सी भुजा कितनी है 4, और क्यू आर भुजा कितनी है 8, तो 4/8 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आपने ये देखा बेटा कि इसकी जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा इसकी कौन है ए सी, और इसकी तीसरी भुजा कौन है पी आर। ठीक है, तो अब इन दोनों को ले लेते हैं, ए सी का पी आर के साथ अनुपात, तो ए सी कितनी है 10, सॉरी 5, ए सी कितनी है भैया 5 है। ठीक है, ए सी कितनी है 5, और पी आर कितनी है बताओ, ए सी है आपके पास 5 और पी आर है 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पर देखा कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर तीनों ही किसके बराबर हैं, 1/2 के बराबर हैं, है कि नहीं। और देखो कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के, है ना। तो इसके जो तीनों संगत कोण हैं
वो दूसरे के तीनों संगत कोणों के बराबर है, और इसकी जो तीनों भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात है वो दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और समरूप जब हम लिखते हैं बच्चों तो संगतता का ध्यान रखना होता है। अब जब आप देख रहे हैं कि भाई यहां ए के संगत कौन है? P है, और B के संगत कौन है? Q है, और C के संगत कौन है? R है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह होता है। तो फिर आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR। क्या लिखेंगे बच्चों आप? त्रिभुज PQR। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों? समरूप है। बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? जल्दी बताइए, आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? जल्दी बता दो भाई। हाँ बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में? ठीक है, क्लास में मजा आ रहा है, बताते चलना मुझे क्लास में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और कोई डाउट हो तो वो भी बता देना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी अगली कसौटी है उसके बारे में। देखो क्या कह रहे हैं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हों, और तो इनके जो संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों जो संगत भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हों, एक ही अनुपात का मतलब है समानुपाती हो, तो वो दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे अपने आप ही। फिर उसको बराबर करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बराबर होंगे। और जब संगत कोण बराबर होंगे तो फिर वो दोनों त्रिभुज बेटा कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, समझ में आ गई सबको ये वाली बात? बताइए, सबको ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को इस चीज में? ठीक है, चलें आगे। ओके, अब बच्चों अगली प्रमेय देखते हैं। अगली प्रमेय हमारे पास क्या है? देखो बेटा, इसके बाद कहा जा रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ध्यान से सुनना, एक कोण की बात चल रही है, किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मतलब जिस कोण के बारे में बात चल रही है कि जो दोनों कोण आपस में बराबर हैं, वो कोण जिन भुजाओं के बीच में आ रहा है, अगर उन भुजाओं का अनुपात भी बराबर है तो फिर दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। बेटा ये है आपकी SAS कसौटी। कसौटी जिंदगी की नहीं है भाई, ये समरूपता की कसौटी है। कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे कसौटी जिंदगी की, नहीं, ये समरूपता की कसौटी है। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या है? SAS कसौटी, यानी कि भुजा कोण भुजा, एक भुजा का दूसरी भुजा के साथ अनुपात, फिर इसकी जो भुजा है दूसरी, पहले वाले त्रिभुज की जो दूसरी भुजा है उसकी जो संगत भुजा है दूसरे त्रिभुज में उसके साथ अनुपात, और जो दोनों संगत कोण हैं दोनों त्रिभुजों में वो भी अगर आपस में बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो, देखो एक त्रिभुज तो आपके पास ये है और एक त्रिभुज आपके पास ये है, ये दो त्रिभुज है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दो त्रिभुज है। अभी क्या है कि इसमें ये वाला जो कोण है वो आपको दिया गया है 30 डिग्री, और इसमें ये वाला जो कोण है ये आपको दिया गया है 30 डिग्री। ये वाली जो भुजा है वो आपको दी गई है 4, और ये वाली भुजा दी गई है आपको 8, ये वाली भुजा दी गई है 5, और ये वाली भुजा दी गई है 10। इसका नाम है ABC और इसका नाम है DE।
ई और एफ। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना, यहां पर ऐसा नहीं है कि इस त्रिभुज की जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। अभी देखो, अगर मैं इसकी कौन सी भुजा लेता हूं, ए बी भुजा लेता हूं, ठीक है, मतलब ये वाली भुजा लेता हूं, तो मैं दूसरे वाले की कौन सी भुजा लूंगा, डी ई भुजा लूंगा। तो ए बी का डी ई के साथ अनुपात कितना आएगा बताओ जरा। ए बी कितनी है, 4, और डी ई कितनी है बच्चों, 8। तो 4/8 का मतलब क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। और आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है बी कोण, वो किसके बराबर है, ई कोण के बराबर है। तो यहां पर कोण बी जो है वो बराबर है कोण ई के, और दोनों कितने हैं, 30 डिग्री के कोण हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, इसकी बी सी भुजा ले रहा हूं, तो इसकी कौन सी भुजा लेंगे, ई एफ भुजा लेंगे। अब देखो, मैंने यहां पर ली बी सी भुजा, तो उसकी कौन सी भुजा ली हमने यहां पर, ई एफ भुजा ले ली। तो बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो बी सी कितनी है 5, और ई एफ कितनी है बच्चों 10, 5/10 यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2, और ये भी कितना है 1/2। तो देखो, जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और जो संगत कोण है वो भी आपस में क्या है, एक कोण बराबर है। और देखो, जो कोण बराबर था ना, उसी को दोनों तरफ से ढकने वाली भुजाएं हैं। देखो, ये वाला कोण बराबर था तो ये वाली भुजा और इस भुजा की बात चल रही थी, ये वाला कोण था तो इस भुजा और इस भुजा की बात चल रही थी। तो जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं के बीच का कोण है, जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं के बीच का क्या है, कोण है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, निश्चित रूप से कौन सी कसौटी से, ये हो गया आपका बच्चों भुजाओं का अनुपात, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कोण हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों आपका भुजाओं का अनुपात हो गया। इसका मतलब भुजा कोण भुजा, यानी कि एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपका त्रिभुज ए बी सी है वो किसके समरूप होगा, डी ई एफ के समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये हमें यहां पर बता दिया गया। तो ये है बच्चों आपकी समरूपता की कसौटी। अब कितने बच्चों को समझ में आ गई बताओ जल्दी से, कितने बच्चों को समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और भैया जब हम अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है ना। चलो बेटा, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चीजों को रिवाइज करते चलो। अब टाइम जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं, तो हमें अपनी चीज को और मजबूत करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब जरा कुछ सवाल कर लेते हैं। पढ़ाई तो हमने कर ली, अब कुछ सवाल भी कर लिए जाए। मुझे जरा बताओ, क्या ये जो दोनों त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज बेटा समरूप हैं, चलो बोलो जल्दी से। अभी हमने समरूपता की कसौटियां पढ़ी, बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, चलो बोलो जल्दी से। समरूपता की विभिन्न कसौटियां, विभिन्न कसौटियों में आती है एसएएस कसौटी, एएसए कसौटी, ठीक है, आरएचएस कसौटी भी आएगी अभी, है ना, कसौटियां हैं अलग अलग। चलो ठीक है, बताओ जल्दी से कैसे करोगे इसको बच्चों, बताओ। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, चेक करो, लगाओ कसौटी। और देखो जबरदस्ती नहीं करनी है, अगर है तो ठीक है, वरना ये नहीं कि उसको जबरदस्ती जो है खुद से कर दिखा दो कि हाँ ये तो देखो समरूप है, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर बच्चों क्या करना चाहिए हमें, मैं बताऊं या आप लोग कर रहे हो, बताओ जल्दी से, मैं बताऊं या आप लोग कर रहे हो। चलिए ठीक है,
तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसकी कौन सी भुजा लेता हूं, देखो मैं इसकी भुजा ले रहा हूं ए बी, मैं इसकी ए बी भुजा ले रहा हूं, ठीक है, ए बी मैंने भुजा ली। और मैं इसकी कौन सी भुजा लेता हूं, क्यू आर, ए बी के साथ में कौन सी भुजा ले रहा हूं, क्यू आर। अब जरा इन दोनों का अनुपात निकालो कितना आएगा। ए बी कितनी है 2 और क्यू आर कितना है 4, तो 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी भुजा कौन सी ली, ए सी, तो ए सी के साथ कौन सी भुजा लेंगे भाई, मैंने इसकी ए सी भुजा ली, तो यहां से कौन सी भुजा लेते हैं, पी आर। ए सी के साथ कौन सी भुजा लेते हैं बच्चों, पी आर, ठीक है। अब बताओ ए सी कितनी है आपके पास, यहां पर ए सी है बच्चों 3, ठीक है। और पी आर कितनी है आपके पास, पी आर जो है बच्चों पी आर लोगे कि एक पी क्यू लोगे, क्या लोगे बताओ। यहां पर आपको पी क्यू लेनी पड़ेगी, आर को हटा देते हैं, क्यू ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू। तो कितनी है ये 6, तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर कौन सी भुजा है, बी सी, और ये कितनी भुजा है आपकी, पी आर। बी सी के साथ ले लो पी आर, बी सी के साथ ले लेते हैं कौन सी भुजा, पी आर भुजा, ठीक है। अब बी सी कितनी है बच्चों 2.5 और पी आर कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब ये सोचेंगे कि हाँ भैया भुजाओं का अनुपात तो आ गया बराबर, बस तुरंत जो है झट से बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन क्या आपने संगतता की जांच की, बताओ, क्या आपने संगतता की जांच की, नहीं की। तो संगतता की जांच करो जरा और फिर देखकर बताओ क्या ये दोनों में संगतता मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर देखो आपने ए बी लिया तो आपने क्यू आर लिया, ए बी के साथ आपने क्या लिया, क्यू आर। देखो ए बी और इसके जस्ट नीचे लिख दो क्यू आर, तो इसका मतलब हुआ ए के संगत क्यू, बी के संगत आर। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो ए के संगत कौन है, क्यू है, तो फिर बी के संगत कौन है, आर है ना, यही तो हुआ इसका मतलब। अच्छा यहां पर आपने क्या लिया है, ए सी और पी क्यू, यहां पे आपने क्या लिया है, ए सी और पी क्यू। तो भैया देखो ए सी, अब जो ये पी क्यू है बच्चों, इसको आप क्यू पी भी तो लिख सकते हो भाई। अगर कहीं पर पी क्यू लिखा है या कहीं पर क्यू पी लिखा है तो दोनों आपस में बराबर ही तो हैं, चाहे पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो, हैं तो दोनों बराबर ही। तो मैंने पी क्यू को लिख दिया क्यू पी, ये मैंने जानबूझ के किया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन समझो, इसका कारण समझो। ये ऐसा मैंने इसलिए किया बच्चों क्योंकि देखो हम पहले ही कह चुके हैं कि ए के संगत कौन है, क्यू है, तो ए के संगत अब यहां पर देखो क्यू आ गया, तो फिर सी के संगत कौन हुआ, सी के संगत हुआ पी। यहां पे आप लिख सकते हो सी के संगत कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है। ये वाला भी मैच कर रहा है, ये वाला भी मैच कर रहा है। अब बात आती है तीसरे वाले की। देखो तीसरे वाले में क्या है, बी सी और पी आर, तो बेटा बी सी के साथ कौन है, पी आर है। अब देखो बी के संगत कौन है, पी, और सी के संगत कौन है, आर। तो देख लो ये रहा, बी के संगत कौन, आर, और सी के संगत कौन, पी। तो मैं इसको पी आर को आर पी भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। जो पी आर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, आर पी भी तो लिख सकता हूं, कोई आफत थोड़ी ना आ जाएगी। बताओ जो आपका पी आर है उसको मैं आर पी भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि बी के संगत आर है, सी के संगत पी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो बी के संगत आर हो गया, सी के संगत पी हो गया, बिल्कुल सही है। यहां पे भी मैच कर गया, यहां भी मैच कर गया, तीनों जगह मैच कर गया, संगतता मैच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये वास्तव में समरूप हैं। ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सच में एक दूसरे के समरूप हैं। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, देखो जब मैं लिखूंगा ए बी सी, मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब नाम लिखने के लिए संगतता पर ध्यान देना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, जल्दबाजी में वो कुछ भी लिख देते हैं।
और फिर नंबर कट जाते हैं तो कहते हैं कि सर नंबर कट गए हमारे, तो हमने तो सही किया था, गलत कहाँ था? तो संगतता पे नंबर कट जाते हैं। तो देखो बेटा, जब आपने लिखा ABC तो आप क्या लिखोगे? QRP। क्या लिखोगे? QRP। ये होगा आपका आंसर कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब जिस बच्चे ने ABC के साथ PQR लिख दिया, कई बार हम लोग फ्लो में लिख देते हैं क्योंकि हमारे मुंह पे तो क्या रटा हुआ है? हमारे मुंह पे तो ABC रटा हुआ है, PQR रटा हुआ है ना, DEF रटा हुआ है, यही तो हमारे नाम आते हैं एकदम दिमाग में, तो हम तुरंत जो है ABC लिखते हैं तो उसके साथ PQR लिख देते हैं। और जिस बच्चे ने ABC लिखकर PQR लिख दिया, 0 नंबर मैं दे दूंगा। सुन लो, अभी मैं अगर चेक करूंगा तो मैं तो 0 दे दूंगा, क्योंकि संगतता मैच नहीं कर रही भैया, संगतता को मैच कराना है। ABC के साथ PQR नहीं आएगा, ABC के साथ क्या आएगा? QRP आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों बात? तो इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को करना है, इस पर तो थोड़ा टाइम ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो, ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, एक और सवाल देखो, अब जरा इन दोनों को देखकर बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है? बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? अगर है तो कैसे हैं ये भी बताना है। चलो बताओ जल्दी से, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? बच्चों, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा? अच्छा, आप लोगों को क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है? ऐसा लग रहा है ना कि हाँ भाई बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो समरूपता में गड़बड़ कर देते हैं जब उनको संगतता के बारे में लिखना होता है। संगतता बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम समरूपता की बात करते हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है, और मैं बार बार इसी चीज पर जोर दे रहा हूं कि संगतता 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 पर ध्यान दो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है बच्चों वो आपको परफेक्ट बना सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या ये त्रिभुज इसके समरूप है या नहीं? तो हमने देखा कि जो कोण A है वो किसके बराबर है? देखो, कोण A यहां पर 60 है, यहां कोण P कितना है? 60 है। तो मतलब कोण A बराबर है कोण P के, और दोनों ही कितने हैं? 60 डिग्री के हैं। फिर दूसरा क्या है, यहां पर कोण B जो है कोण Q के बराबर है। कोण B जो है बच्चों वो किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है, और दोनों ही कितने हैं? 80 डिग्री के हैं। अच्छी बात है। और जो कोण C है वो कोण R के बराबर है, यहां पर 40, वो भी 40, तो हम कह सकते हैं कोण C बराबर है कोण R के। तो ये कितना है? ये है बेटा आपका 40 डिग्री। अब देखो, जो जिसके बराबर है वो उसके संगत भी होगा। जैसे A जो है वो P के बराबर है तो A P के संगत भी होगा। जैसे B जो है वो Q के बराबर है तो B Q के संगत भी होगा। C जो है वो R के बराबर है तो C R के संगत भी होगा। इन बातों को बच्चों आपको होश में रखना है, अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस चीज को आप यहाँ पे लिखते चलो। देखो, A के संगत कौन है? A के संगत बेटा P है, A के संगत P है। फिर B के संगत कौन है? B के संगत है बच्चों क्या? Q। फिर C के संगत कौन है? C के संगत है आपका R। तो अब आप देखिए ना, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, इसकी जो संगत भुजाएं हैं और दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं, तो इनका अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और जब इसकी संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और ये कौन सी कसौटी है? ए कसौटी। इसको हम कहते हैं बच्चों ए कसौटी, या इसको हम ट्रिपल A कसौटी भी कह देते हैं। इसको हम ट्रिपल A कसौटी भी कह देते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, बात एक ही है। कोण कोण कसौटी कह लो,
अब इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। सीधी सी बात है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। कौन से नियम से? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल ए कसौटी, कोण 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 कसौटी। अब क्या होगा बच्चों, हम यहां पर इसका लिखेंगे नाम। तो मैं क्या लिखूंगा? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? समरूप है। अब समरूपता के लिए मैंने आपसे कहा संगतता का ध्यान रखो, संगतता का ध्यान रखो। अगर संगतता में गड़बड़ कर दी तो कट के 0 मिलेगी। तो देख लो क्या है, ए के संगत कौन है? पी, बी के संगत कौन है? क्यू, सी के संगत कौन है? आर। तो जब पहले ए लिखा है तो पहले क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। फिर पहले बी लिखा है, बीच में बी लिखा है तो फिर क्या लिखोगे? क्यू लिखोगे। फिर सी लिखा है तो क्या लिखोगे? आर लिखोगे। और ये क्या हो जाएंगे बच्चों? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये दोनों जो मैंने कसौटी पर सवाल करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? भैया कोई दिक्कत हो तो बता देना, अमित सर अपने ही हैं। ठीक है। और जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है। अब इसके बाद एक करते हैं क्विज। तैयार हो जाइए क्विज के लिए। क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। रेडी? क्विज के क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? ओके। तो ये रहा बच्चों सवाल, बताइए क्या होगा जवाब। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व भुजा के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यह नियम कहलाता है। ये एक तरह से बेटा सर्वांग समता रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों से, है ना। अब 9th क्लास में वैसे सर्वांग समता पढ़ी तो है ही। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से। चलो अगला सवाल देखें। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, इसको डिस्कस ही कर लेते, फिर अगला वैसा सवाल है तो उसको डिस्कस अलग से कर लेंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और क्या है बेटा, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजा के बराबर है, तो यहां पर कितने कोणों की बात चल रही है? दो कोणों की, है ना। और किसकी बात चल रही है बच्चों? एक भुजा की बात चल रही है। तो दो कोण और एक भुजा, दो कोण है और एक भुजा है, और वो भी उन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा होनी चाहिए। इस कोण के और इस कोण के बीच की ही भुजा होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? एंगल साइड एंगल, यानी कि कौन सी कसौटी? कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम। तो आपका सी विकल्प बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है? ध्यान से बच्चों आंसर करना। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है? बताओ जल्दी से। चलिए तो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ। देखो यहां पर बोला जा रहा है सिंपल कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं।
आपको चेक करना है और बताना है। देखो यहाँ पर कोण m कितना है 70, कोण q कितना है 70, तो आप तो यही देखोगे ना कि भैया दोनों में कोण 70-70 है। चलो ठीक है, तो आपने कहा कि कोण m जो है वो किसके बराबर है, कोण q के बराबर है, और दोनों ही कोण कितने हैं बच्चों, 70 डिग्री के कोण है। दोनों ही कोण कितने हैं, 70 डिग्री के कोण हैं। फिर आपने देखा कि जो mn भुजा है, जो आपकी mn भुजा है, यस mn भुजा जो है, अब देखो बेटा यहीं से संगतता आपको पता चल जाती है। जब m q के बराबर है तो इससे आपको ये पता चल गया डेफिनेटली, निश्चित रूप से ये बात तो 100% कंफर्म हो गई कि m के संगत कौन है, q है। ये बात तो बिल्कुल 100% कंफर्म हो गई, m के संगत कौन होगा, q होगा। अब इसके बाद आपने देखा कि यहां पर mn है, ठीक है, तो mn जब आप लोगे तो mn कितनी है 2.5, तो आप कौन सी भुजा लोगे, QP भुजा लोगे। अब इसको आप PQ भी बोल सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप QP कहो या PQ कहो, बात तो एक ही है। चाहे आप QP कहो चाहे आप PQ कहो, बात तो दोनों क्या है, बात तो दोनों एक ही है, चाहे QP कहो या PQ कहो। लेकिन संगतता के हिसाब से दोनों अलग अलग बातें हैं। संगतता के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग बातें हैं। बेटा देखो mn, तो भैया m के साथ कौन लिखेंगे, q लिखेंगे, तो मैंने QP लिखा, बजाय PQ लिखने के मैंने QP लिखा। देखो ये अब मेरे को कैसे पता चल रहा है, क्या मुझे मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूं, है ना, क्या मुझे भगवान आके थोड़ी ना बता रहे। बेटा ये सारी चीजें प्रैक्टिस से पता चलती हैं। जब हमें पहले ही पता चल गया कि m के संगत q है, तो मैंने m के साथ में पहले q लिखा, और फिर कौन बचा, फिर p बचा, तो मैंने p लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, nl या देखो ml भुजा है, तो ml भुजा कितनी है 5, और यहां पर QR भुजा कितनी है 10। तो जब मैं लिखूंगा, ये बराबर नहीं है, ये इसको बराबर मत कर देना भाई, इसका आपको अनुपात लेना है। यस, mn का अनुपात लेना है किसके साथ, QP के साथ। कितना आएगा, देखो mn कितनी है 2.5 और QP कितनी है 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहां से आपने ml भुजा ली। जब आप ml लिख रहे हो बेटा, तो आपको ये तो पता है ना कि m के संगत कौन है, q है। अब मैं इसको QR लिखूं या RQ लिखूं, सवाल ये उठता है, मैं इसे QR लिखूं या RQ लिखूं, क्या लिखूं बताओ। जब मुझे पता है कि m के संगत तो कौन है, q है, तो मैं क्या लिखूंगा, QR लिखूंगा। मैं RQ क्यों लिखूं, QR लिखता हूं मैं। तो ये कितना आएगा, देखो ये है 5 और वो है कितनी 10, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि m के संगत कौन है, q के संगत कौन है ना। देखो mn, यहां से बच्चे पता चल रहा है आपको, mn m के संगत तो कौन है, q है, तो n के संगत कौन हुआ। आप यहां पे लिख सकते हो कि भैया n के संगत हो गया कौन, p। अच्छा देखो m हो गया, n हो गया, कौन बचा, l बचा। m और n तो हो गए, बचा कौन, l। यहां से तो बच गया l, और इसमें कौन बच गया, देखो q हो गया, p हो गया, कौन बच गया, q भी हो गया, p भी हो गया, बचा कौन, r बच गया। तो यहां पे आएगा बेटा कि l के संगत कौन है, r है, क्योंकि यही दोनों बचे हैं, यही दोनों तो बचे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब देखो ना, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दोनों में एक एक कोण बराबर है, तो कौन सी कसौटी लगेगी भैया, ये क्या हो गया, ये हो गया भुजा, ये क्या हो गया भुजाओं का अनुपात, और ये क्या हो गया आपका कोण, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, है ना, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, यानी कि कौन सी कसौटी, SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से।
ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अभी देखो मैंने लिखा MNL, या कुछ बच्चों का मन कर रहा है LMN लिखने का। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो LMN लिखेंगे, जैसे ABCD में आता है ना, पहले L आता है, फिर M आता है, फिर N आता है। लिख लो, मुझे क्या दिक्कत है, LMN लिख लो, है ना। तो अगर आप लिखते हो LMN ABCDEFGHIJK LMN, तो आपने पहले L लिखा, M लिखा, N लिखा। अब आपको संगतता का ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि भाई L के संगत कौन है बच्चों? L के संगत तो R है, तो पहले आप लिखोगे R। फिर कौन है? M है, तो बेटा M के संगत कौन है? Q है, तो फिर आप लिखोगे यहां पर Q। फिर क्या है बच्चों? N है, तो भैया N के संगत कौन है? P, तो आप यहां पे लिखोगे P। और ये दोनों क्या है? ये दोनों त्रिभुज जो है बच्चों समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बता दीजिए भाई। अमित सर आपके सामने ही हैं, प्रकट हैं, है ना। और बच्चे भी मेरे सामने प्रकट हैं, बिल्कुल मेरे सामने ही बैठकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मजे से आ रहा है समझ में? सारी चीज़ें सबको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है बच्चों? समझ में तो आ रहा है ना। तो अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं? बताओ। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? आप लोगों की डिमांड थी कि सर त्रिभुज पढ़ाइए, त्रिभुज पढ़ाइए, त्रिभुज पढ़ाइए। हम त्रिभुज आपके लिए लेकर आ गए, ठीक है। और त्रिभुज की वजह से मैंने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है उसे बीच में ही अभी पॉज कर रखा है, उसे अभी मैंने बीच में ही रोक रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद बच्चों को इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत आ रही है। और अब आपको ऐसे पढ़ना है। मैं ये नहीं चाहता कि अब कोई भी बच्चा ये बोले कि सर मुझे त्रिभुज वाले चैप्टर में दिक्कत है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चंस की, आप करिए। जो मैं सवाल करवाता हूं उनको आप मेरे कराने के बाद खुद से करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां पर अटक रहे हो, कहां पर आपसे नहीं हो पा रहा है चीजें, या कहां कौन सी चीज आपकी कमजोर है। तब आप उसको अच्छे से पढ़ो और फिर उसके बाद दोबारा लेकर बैठ जाओ, दोबारा करो। ना हो तो बताना, देख लो। यहाँ पर क्या है बच्चे? त्रिभुज ABC और DEF। तो हमारा जो दिमाग में चलता रहता है ABC DEF, ABC DEF, हमारे दिमाग में यही चलता रहता है। तो ये चीज नहीं देखनी है आपको, तो संगतता देखनी है। अभी आपने देखा कि भाई यहाँ पर कोण A कितना है? 80 डिग्री। आपने यहाँ पर लिखा कोण A कितना है? 80। और वहां पर कोण F है, देख लो 80। यहाँ A था और वहां F है, तो आप क्या लिखोगे? कोण A बराबर है कोण F के, और दोनों कितने डिग्री हैं? 80 डिग्री हैं। अब इससे मुझे क्या पता चला? कोई बच्चा बताना चाहेगा? ये जो बात है कि कोण A कोण F के बराबर है, इस बात से मुझे संगतता के बारे में क्या बात पता चलती है? बताओ। इस बात से मुझे संगतता के बारे में क्या बात पता चलती है? बताओ जल्दी से। संगतता के बारे में मुझे यहां से क्या बात पता चलती है? मुझे ये बात पता चलती है कि भैया A जो है निश्चित रूप से डेफिनेटली F के संगत है, A F के संगत है। अब बात आती है बच्चों, अब हम यहां पर भुजाओं का अनुपात लेने जा रहे हैं। तो जब मैं भुजा लूंगा ये AB वाली, मतलब 2.5 वाली भुजा लूंगा, तो उसमें 5 वाली भुजा लेनी है ना। मैंने यहां पर AB भुजा ली, देखो मैंने कौन सी भुजा ली? AB। अब AB 2.5 है, तो मैं वहां पर 5 वाली भुजा लेता हूं, ठीक है। तो 5 वाली भुजा कौन है? DF। अब बेटा देखो, जो 5 वाली भुजा है या तो उसे मैं DF लिखूं
या फिर मैं उसे एफ डी लिखूं, तो दोनों में से क्या लिखूं भाई? या तो मैं इसको डी एफ लिखूं और या फिर मैं इसको एफ डी लिखूं। तो मेरे को ये बात तो पता चल गई कि ए के संगत कौन है? एफ है। तो जब मैंने यहां पर ए को पहले लिखा है तो मैं पहले एफ को लिखूंगा, यानी कि मैं डी एफ की बजाय एफ डी लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं डी एफ की बजाय एफ डी लिखूंगा। ये सिर्फ ये इतना कुछ किया जा रहा है, इतनी जो जद्दोजहद की जा रही है, वो किस चीज के लिए की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ संगतता के लिए। ठीक है, हालांकि डीएफ और एफडी में कोई फर्क नहीं है, दोनों भाई चाहे डीएफ कह लो चाहे एफडी कह लो, हैं तो दोनों 5 ही, कोई अलग तो है नहीं, लेकिन बेटा संगतता के हिसाब से फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इसका अनुपात लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 2.5/5, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1/2, क्योंकि 2.5 दूनी कितना होता है? 5 होता है। 2.5 दूनी कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर बीसी भुजा कितनी है? 3 और 6 वाली भुजा लेते हैं, जो भुजा 3 है और जो भुजा 6 है। अब ये वाली दोनों भुजाएं लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है बच्चे? बीसी है कितनी? 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा बीसी। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा? ई एफ देखा। जरा रुको बेटा, अब जरा रुक जाओ। देखो आपको ये तो निश्चित रूप से पता है, क्या बात पता है? कि भैया ए के संगत कौन है? एफ है। ये बात आपको पता है, वो लिखा हुआ ए के संगत एफ। तो फिर बी के संगत कौन हुआ? बताओ, बी के संगत तो डी हुआ ना। अगर ए के संगत एफ है तो बी के संगत तो डी हुआ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि भैया बी के संगत कौन हुआ? डी हुआ। अब जब मैंने यहां पर बीसी लिखा है ना, तो बीसी कितनी है? 3, और यहां पर ई एफ है 6। बीसी के साथ क्या है? ई एफ है, इसमें तो कहीं से कहीं तक डी ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखो बीसी कितनी है? 3, और ई एफ कितनी है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हालांकि 1/2 आ रहा है अनुपात, वो बात सही है, वो तो गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखो ना बेटा कि ए के संगत एफ है और बी के संगत डी है, पर क्या यहां बी के संगत, इसमें तो डी ही नहीं है, ये तो ई एफ है, ना तो ये डी एफ है ना ये एफ डी है। बताओ, ना तो ये डी एफ है ना ये एफ डी है, ना ये डी है ना ये ई डी है। यहां इसमें तो भैया डी ही नहीं है, इसमें तो डी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संगतता में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, संगतता में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर प्यारे बच्चों संगत नहीं है। इस त्रिभुज की जो कोण है और जो भुजाएं हैं वो इस त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर नहीं है। भाई इसका ठीक है, कोण तो चलो हमने बराबर कर दिया, ये 80-80, ठीक है, लेकिन भुजाएं भी का अनुपात भी तो देखो, भुजाओं का अनुपात भी तो देखो। आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो एक तरीका और है, एक तरीका और है बेटा, ये देखो, जो आपका ये कोण था, इस कोण को दोनों भुजाओं ने घेर रखा था इस त्रिभुज में। जो ये वाला कोण था, इस कोण को इन दोनों भुजाओं ने क्या कर रखा था? घेरा हुआ था। लेकिन यहां पर ये चीज नहीं है। जो आपको कोण दिया है वो इन दोनों भुजाओं के बीच का तो नहीं है। एक भुजा तो ये 2.5 है तो ये वाली है, और ये 3 है तो ये वाली है, और कोण तो ये वाला है, जबकि ये वाला कोण होना चाहिए था। जबकि कौन सा कोण होना चाहिए था? ये वाला होना चाहिए था। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। वैसे जो सही तरीका है वो तो यही है। सही तरीका जो है बेटा वो ये वाला है, संगतता देखने का। यहां पर किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है ना? बता दो मुझे। संगतता, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे, अरे इसका इसके साथ अनुपात 1/2 आ रहा है, ठीक है, इसका इसके साथ 3/6 यानी 1/2 आ रहा है, और देखा कि दोनों में कोण भी बराबर है, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये कोण हो गया, ऐसे एस कसौटी लगा देंगे, और वही नंबर जो है उड़नछू कट। फिर आके अमित सर से कहेंगे, सर क्या बताऊं, मैं तो सही करके आया था, पता नहीं कहाँ नंबर काट लिए। तो ये चीज है, संगतता पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो ठीक है। बहुत देख लो कितना अंतर पड़ गया।
बिल्कुल बात ही अलग हो गई। हम कह ही नहीं सकते कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्योंकि है ही नहीं वास्तव में। चलिए आगे बढ़े। बताओ बच्चों, आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं और एक और क्विज कर लेते हैं जल्दी से। क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, सारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। ये रहा बच्चों सवाल, दिखा दूं सवाल? चलो ठीक है, तो ये रहा देखो सवाल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलिए प्यारे बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो पहले इसका आंसर करो क्या आएगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जो है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण जो है वो किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं व कोण के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यह नियम कहलाता है। ये कौन सा नियम है बेटा? किसी त्रिभुज की दो जो भुजाएं हैं वो किसी दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर है, और एक जो कोण है, एक कोण जो है वो किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं व कोण के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यह नियम कहलाता है। ये कौन सा नियम है बच्चों, बताना जरा, ये कौन सा नियम है बताइए। यह नियम कहलाता है, ये कौन सा नियम है बताओ। देखो बेटा, दो भुजाओं के बारे में बात चल रही है, तो दो भुजाएं यानी कि S और S, और क्या, एक कोण, और वो जो कोण होता है ना वो इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण होता है। जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण होता है SAS, सर्वांग समता की कसौटी। तो कौन सा सही है बच्चों? ये रहा B, SAS, सर्वांग समता का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्विज करें बच्चों। तैयार है? तैयार है नेक्स्ट क्विज के लिए? बच्चे तो तैयार ही रहते हैं। बताओ सर क्या कहते हो, मतलब हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्विज, और ये रहा आपके सामने सवाल। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों ये सवाल जो है बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, और जो आपकी NCERT एक्सरसाइज है उसमें भी है। ठीक है, सारे डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से बताओ। तो क्या करोगे बच्चों यहां पे बताओ। देखो आपने ये देखा कि भाई सभी डैश त्रिभुज जो हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? देखो समरूपता की जो परिभाषा है उस पर जाओ। समरूपता की जो शर्त है, शर्त ये है कि दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे होने चाहिए। क्या दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे होते हैं समबाहु? समबाहु की अगर बात की जाए तो हाँ होते हैं। क्या समद्विबाहु दोनों देखने में एक मतलब दुनिया के जितने भी समबाहु त्रिभुज है, अब देखो बेटा, एक ये क्या है, ये भी देखो समबाहु त्रिभुज है। एक ये क्या है, जरा ध्यान से देखना, ये भी बच्चों समबाहु त्रिभुज है। हैं दोनों समबाहु त्रिभुज ही, पर दोनों का साइज तो अलग अलग है। अब क्या कहें, अगर इनका साइज अलग अलग है तो क्या होंगे, ये समरूप होंगे। लेकिन हम समकोण त्रिभुजों के बारे में तो ये बात नहीं कह सकते।
है ना। हम समद्विबाहु त्रिभुजों के बारे में तो ये बात नहीं कह सकते, हम विषम बाहु त्रिभुजों के बारे में तो ये बात नहीं कह सकते। इसका मतलब सभी जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दुनिया में जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, विषम बाहु तो कभी हो ही नहीं सकते ठीक है, वो बहुत ही विशेष स्थिति होगी जिसमें होंगे कि विषम बाहु, सारे विषम बाहु तो नहीं होते, सभी की बात कर रहे हैं ना वो तो। चलो अब बच्चों बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, क्या ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं? ये शायद हो गया है क्या, मेरे ख्याल से ये हो गया है, ए बी, हाँ 80 F, हाँ ये चलो हो गया है, ये क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं। चलो अगला देखते हैं। तो फिर बताओ इसका क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, बताइए भाई कैसे करेंगे इसको। आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, अब देखो बेटा यहाँ चिन्ह पर भी ध्यान दिया करो, ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह है बच्चों सर्वांग समता का। ये चिन्ह है सर्वांग समता का, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। बताओ क्या होगा। त्रिभुज ए डी ई जो है वो त्रिभुज ए बी सी के क्या है बच्चों, समरूप है। चलिए बताइए कैसे करेंगे। और देखो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, देखो आंसर तो आपको सामने दिखाई दे ही रहा है कि आपको दिखाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ADE जो है वो त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप है। ये आपको दिखाना है, तो आंसर तो आपको पहले से ही पता है। बस अब आपको मुझे ये दिखाना है कि आप इसको करते कैसे हो। सॉल्व करो, फोटो खींचो और भेजो ताकि मैं देख लूं कि हाँ आपने किया कैसे है। चलो करो जल्दी से। बच्चे यहां पर बोला गया है कि त्रिभुज ABE जो है त्रिभुज ACD के क्या है, सर्वांग सम है। बेटा ये वाला त्रिभुज देखो AB और कहां है, AB और E, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला AB और E, ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज क्या है बच्चों, सर्वांग सम है किसके, ACD के। कहाँ है, ये रहा A, ये रहा C, ये रहा D, तो AC और D, ये रहा A, ये रहा C और ये रहा D। ACD के क्या है बच्चों, बताओ। त्रिभुज ABE जो है वो त्रिभुज ACD के सर्वांग सम है। बेटा सर्वांग सम त्रिभुज की क्या खास बात होती है कि जो उसकी संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो AB भुजा है, जो AB भुजा है इसको आप कैसे लिखोगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज कौन सा, ACD में। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD में जो AB भुजा है वो किसके बराबर होगी, बताओ। ये वाली जो भुजा है AB वो किसके बराबर होगी बेटा, इस भुजा के बराबर होगी, AC के। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। AB बराबर होगी AC के। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो हो गई आपकी पहली समीकरण, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या है बच्चों कि ये जो AD भुजा है ये किसके बराबर होगी, AE भुजा के बराबर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। जो AD भुजा है वो किसके बराबर होगी, AE भुजा के बराबर होगी। ऐसा भी क्यों है, ये देखो इसकी भुजा AE किसकी भुजा के बराबर होगी, AD के बराबर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, है ना। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो AE भुजा है वो किसके बराबर होगी, AD भुजा के बराबर होगी। जो त्रिभुज ABE है उसकी AE भुजा त्रिभुज ACD की AD भुजा के बराबर होगी। अब मैं क्या करता हूं, AD को लिख लेता हूं इधर, इसको लिख लेता हूं उधर, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा।
आप इसको लिख सकते हो ए डी बराबर ए ई। क्या दिक्कत है, हम इसे ए डी बराबर ए ई भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो गई बच्चों आपकी समीकरण नंबर 2। ये आपकी क्या आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं बच्चे, ए बी को ए डी से और ए सी को ए ई से, कहने का मतलब है समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने जा रहा हूं। तो जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो, बताओ क्या आएगा, बोलो जल्दी से। या समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो, ये भी सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को भाग दे देते हैं समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी बटे में ए डी। फिर ये किसके बराबर होगा, यहां पर है ए सी और यहां पर क्या है बच्चों, ए सी बटे में ए ई। यही होगा ना, ए बी बटा ए डी बराबर होगा ए सी बटा ए ई के। ठीक है, ओके। अब यहां से जरा ध्यान दो, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ए बी बटा ए डी इसमें से भी मैं 1 घटाने वाला हूं और ए सी बटा ए ई में से भी मैं 1 घटाने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, ए बी बटा ए डी इसमें से 1 घटा दिया और जो ए सी बटा ए ई है इसमें से भी 1 घटा दिया, ए सी बटा ए ई में से भी 1 घटा दिया, दोनों तरफ से मैंने 1 घटा दिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं यहां पर एलसीएम लूंगा ना बेटा, तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, एलसीएम देखो ए डी एलसीएम आएगा, ए डी क्या आ जाएगा एलसीएम, और यहां पर ऊपर क्या आएगा, ए बी माइनस ए डी आएगा, ऊपर ए बी माइनस ए डी आएगा। ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा, ए ई आपका आ गया एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई, ऊपर कितना हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई। अच्छा ठीक है, अब एक चीज और समझ लो जरा, देखो ए बी में से ए डी घटाओगे, ए बी में से ए डी घटाओगे तो क्या आएगा, ये रही ए बी, इसमें से आपने क्या घटा दी, ए डी, तो क्या मिलेगी, डी बी मिलेगी ना। तो ए बी में से ए डी घटाओगे तो क्या मिलेगा, डी बी मिलेगा, और बटे में क्या है, ए डी है, डी बी बटे में क्या है, ए डी। अच्छा अब ये किसके बराबर होगा, देखो ए सी में से ए ई घटाओगे तो क्या मिलेगा, ये रहा आपका ए सी, इसमें से घटाओगे ए ई तो क्या मिलेगा, ई सी मिलेगा, ई सी, और बटे में क्या है, ए ई। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इसको उलटने जा रहा हूं। अब मैं इसको उलट दूंगा, तो उलटने पर क्या होगा, उलटने पर क्या आएगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, और यहां से क्या आएगा बच्चों, ए ई बटे में ई सी। अब ये क्या रिजल्ट आया मेरे पास, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देख लो, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये जो त्रिभुज है बेटा इसमें थेल्स थ्योरम लग रही है, और थेल्स थ्योरम किस में लगती है, जो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। थेल्स थ्योरम किस में लगती है, जो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो कोण है, आप देख सकते हो ये वाला कोण बेटा, ये कोण ए जो है ना, ये ए डी ई में भी आ रहा है और त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है, और इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ रहा है। मतलब कहने का क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जो ए डी का ए बी के साथ अनुपात है, आप चाहते तो आप यहां भी कह सकते थे कि जो ए बी का ए डी के साथ अनुपात है वो ए सी का ए ई के साथ अनुपात के बराबर है। जब किसी दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण जो है दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। आप चाहो तो इतना काम मत भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर भी देख सकते हो, केवल इतने पर, यहां पे भी रुक सकते हो, इस जगह भी रुक सकते हो आप।
ठीक है, वो जरूरत भी नहीं है करने की उतना पार्ट, वो मैंने फिर भी बता दिया कि भाई थेल्स थ्योरम अगर बताने लगे तो क्या ऐसे बता पाओगे। ठीक है, ए बी बटा ए डी, ए सी बटा ए दोनों बराबर। और ये वाला जो कोण ए है ये दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में भी है ए डी ई में, और जो ये त्रिभुज आपका ए बी सी है इसमें भी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, तो बराबर हुआ ना, तो मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, बस बात खत्म। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया ये वाला सवाल। एक ही सवाल अगर हो लेकिन वो ऐसे हो कि भैया कभी उसे भूलो नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्विज आएगा अब आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सारे बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा बेटा अगला सवाल क्विज का, बहुत आसान है। सभी वृत्त जो होते हैं डैश होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता या इनमें से कोई नहीं, कुछ कहा तो जा सकता है, क्योंकि अमित सर ने तो बहुत कुछ सिखाया है, तो कह तो सकते हैं हम, बोल तो सकते हैं, बता तो सकते हैं, है ना। बताओ सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों, डैश होते हैं, समरूप, सर्वांगसम, या फिर इनमें से कोई नहीं। दुनिया में जितने भी वृत्त हैं सबके बारे में बात चल रही है, इस बात का ध्यान रखना। इस दुनिया में जितने भी वृत्त पॉसिबल हैं, जितने भी वृत्त बन सकते हैं, सबके बारे में बात चल रही है। अब आप बताओ क्या ऐसा होगा कि सारे दुनिया के जितने भी वृत्त हैं वो सारे के सारे सर्वांगसम होंगे? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया ठीक है, जितने भी वृत्त हैं सारे के सारे वृत्त तो हैं, लेकिन देखने में तो एक जैसे हैं, पर साइज में तो एक जैसे नहीं है। किसी का साइज कम है, किसी का साइज ज्यादा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना। और ये साइज का फर्क किस चीज से पड़ता है, त्रिज्या से पड़ता है। अब आप देखो ना, एक वृत्त आपके पास ये है और एक वृत्त आपके पास ये है, ये दोनों अलग अलग वृत्त हैं, दोनों अलग अलग वृत्त हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हम कैसे कह दें कि ये सर्वांगसम होंगे? सर्वांगसम तो नहीं होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। ये क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि हैं तो दोनों वृत्त ही। ऐसा तो नहीं है कि एक वृत्त है और एक त्रिभुज है, हैं तो दोनों वृत्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसको कैसे करेंगे, चलो बताओ जल्दी से। इसमें क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए एम पी के क्या है, समरूप है। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से। क्या यहां पर हम कर सकते हैं, कौन सी कसौटी लगा सकते हैं, लगाओ। अब देखते हैं, कसौटी जिंदगी की नहीं है ये, पहले ही सुन लेना, ठीक है। तो बच्चों कैसे करोगे बताओ, क्या कर सकते हो, क्या यहां पर लगा सकते हो, सोचो सोचो और आंसर करो, बताओ। देखो बेटा क्या करेंगे, यहां पे कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब बेटा जरा ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। एक तो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और कौन सा है त्रिभुज ए एम और पी, दोनों समकोण है, जिसमें कोण बी और कोण एम क्या है, समकोण है। ये भी यहाँ 90 डिग्री पर है और ये भी यहाँ 90 डिग्री पर है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। एक बात समझो कि जो ये आपका कोण ए है, ध्यान देना, कोण ए जो है ये तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, देख लो, ये त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है और त्रिभुज ए एम पी में भी आ रहा है। त्रिभुज ए बी सी तथा क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी,
इन दोनों में क्या है बच्चों कि देखो ये जो कोण ए है, कोण ए बराबर है कोण ए के, और आप ब्रैकेट में यहां पे लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है बच्चों? ये उभयनिष्ठ कोण है। ये कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। अच्छी बात है। इसके बाद बेटा अगली चीज देखो यहाँ पे कि कोण ए एम पी है ना, और इसका कोण देखो ए बी सी, दोनों कितने हैं? 90-90 डिग्री के कोण हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी के, और दोनों ही कितने हैं बच्चों? 90 डिग्री के कोण हैं। अब यहां पर कौन सी कसौटी लगाओगे? चलो बताओ जल्दी से, कौन सी कसौटी लग सकती है यहां पर? बताइए भाई। देखो बेटा, ये भी क्या है? कोण है ना, और ये भी क्या है बच्चे? कोण है ना, ये भी कोण है, ये भी कोण है, दोनों ही कोण हैं। तो अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हैं, तो भैया तीसरा कोण तो अपने आप बराबर क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। उस नियम से जो तीसरा कोण होगा, तीसरा कोण कौन सा बच रहा है? ये वाला जो कोण P है, ये कोण C के बराबर होगा निश्चित रूप से। इसका मतलब हमें पता चल गया। देखो A के संगत तो A है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। A के संगत कौन है बेटा? A है, क्योंकि दोनों में कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। तो A के संगत A ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ भैया? देखो यहां पर A के संगत कौन है? A है, तो B के संगत कौन होगा? M होगा। ठीक है ना भाई? यहां पर B कोण क्या था? M के संगत था, है ना। उन्होंने खुद कहा भी है कि B और M क्या है? समकोण है। तो भैया B के संगत कौन हुआ? M हुआ। आप देख लो B के संगत कौन है? M है। तो आप यहां पे लिख सकते हो B के संगत M है। तो फिर C के संगत कौन बचा? फिर C के संगत बच गया बेटा P। इसमें C बचा, यहां पे P बचा। तो हम क्या कह सकते हैं? A समरूपता कसौटी से, A समरूपता कसौटी से, A समरूपता कसौटी से क्या होगा बच्चों कि जो आपका त्रिभुज ABC है, अब जब मैं ABC लिख रहा हूं, ABC लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? AMP लिखूंगा। तो ये आ जाएगा बेटा AMP त्रिभुज क्या है? समरूप है। और ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। यही है, देखो हमें पहले पार्ट में यही सिद्ध करना था, पहले भाग में हमें यही सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज AMP के समरूप है। दूसरा क्या है? CA बटे PA BC बटे MP के बराबर है। कैसे करेंगे? CA बटे PA। बच्चों अगर किसी त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज समरूप है, तो सिंपल सी बात है कि जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहां पे संगत कोण तो आपस में बराबर है, तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी तो आपस में बराबर होगा। जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा बच्चों? आपस में बराबर होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी त्रिभुज ABC की कौन सी भुजा है? CA भुजा है। देखो ये वाली, ये जो बेटा CA भुजा है। क्यों कह रहा हूं मैं CA? जो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी भुजा होती है? कर्ण भुजा होती है। तो जब आप त्रिभुज ABC की कर्ण भुजा ले रहे हो, तो आप त्रिभुज AMP की भी कर्ण वाली ही भुजा लोगे, क्योंकि संगत भुजा लेते हैं। अगर आप त्रिभुज ABC की कर्ण भुजा ले रहे हो तो त्रिभुज AMP की भी कर्ण वाली भुजा लोगे। तो त्रिभुज AMP, अब जो 90 डिग्री का कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण वाली भुजा होगी। 90 डिग्री ये है ना M, तो इसके सामने वाली ये है कर्ण भुजा। तो अगर आपने क्या लिया? CA लिया, तो CA के साथ में क्या लोगे? देखो C के संगत कौन है? P है। तो भैया मैं पहले क्या लिखूंगा? P लिखूंगा, और A के संगत तो A है ही है।
सी के संगत P है, A के संगत A है। अब ये किसके बराबर होगा? देखो बच्चों, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसकी आधार वाली भुजा लूंगा, किसकी आधार वाली भुजा लूंगा? अपना जो त्रिभुज है कौन सा, ये AB, ठीक है। या मान लो अगर मैं इसकी लंब वाली भुजा लूंगा BC, देखो ये रहा B, ये रहा C, तो BC क्या है बच्चों? BC जो है वो इसकी आधार भुजा है। BC क्या है? इसकी आधार भुजा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से जुड़ी हुई है, तो BC इसकी क्या हो गई? लंब वाली भुजा भी कह सकते हो आप। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? PM कह लो या MP कह लो। BC के साथ कौन आएगी? MP आएगी, है ना। जब आप इसकी BC वाली भुजा लोगे, है ना, तो BC के साथ कौन सी भुजा आएगी बच्चों? MP भुजा आएगी, ये वाली। BC के साथ कौन सी भुजा आएगी? MP, जो लंब वाली भुजा है। तो BC के साथ आ जाएगी MP भुजा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और एक क्विज और कर लेते हैं। इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के डैश होगी। बताओ, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की, क्या कहा गया है, किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? डैश होगी। क्या होगी बच्चों? लंब होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो थेल्स थ्योरम है, आप जानते हो ना। ये तो क्या है बेटा? थेल्स थ्योरम है। ये रहा आपका एक त्रिभुज। उन्होंने क्या बोला है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। अब मान लिया ये रेखा है, ये रेखा जो है ये क्या कर रही है? त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो डेफिनेटली ये वाली रेखा इस रेखा के क्या होगी? समांतर होगी। और ये है बच्चों आपकी थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय, जिसको हम क्या भी कहते हैं? जिसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? बताओ बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं? बताइए जल्दी से। सबको समझ में आया? मजा आया? कितने बच्चों को मजा आया? जल्दी बताओ। आप में से कितने बच्चों को मजा आया आज की क्लास में? मजा आया ना बच्चों? आज आपने देखो सच में कुछ चीजें सीखी तो हैं या नहीं सीखी, ये बताओ। अच्छा, क्या क्या सीखा आज आप लोगों ने? देखो, एक तो आज आपने समरूपता की कसौटियां सीखी और उस पर हमने कुछ सवाल भी किए, और सबसे बड़ी बात, हमने आज संगतता सीखी है। हमने संगतता के बारे में सीखा, ठीक है। और इससे जो हमारी अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा, उसमें भी हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं सिद्ध करने वाले या मान निकालने वाले, उनको हम लोग करेंगे। बहुत सारे बच्चों को सिद्ध करने वाले सवालों में दिक्कत है, उन्हें परेशानी होती है, जो भी है, मतलब आपको बिल्कुल मैं परेशानी नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो इस चीज के लिए। जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। बस आपको बच्चों मेरे साथ लगे रहना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखते हैं। तो वापस अपना एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं बच्चों। हमारी जो क्लास होती है उसका टाइम क्या है? हमारी क्लास का टाइम है बच्चों 7:15। 7:15 पर हमारी क्लास शुरू होती है। और कब कब होती है? हिंदी मीडियम के लिए होती है। देखो बच्चों, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार। साइंस की क्लास कब होती है? मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को, यानी कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को। और उसके बाद मैथ्स की क्लास होती है TTS, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है। आज शनिवार है, आज आपकी मैथ्स की क्लास हुई है। तो बच्चों, अगर आज की क्लास में आया है आपको मजा, क्लास लगी है अच्छी, अमित सर के साथ अच्छा लगा है, मजा आया है, समझ में आया है क्लास में, तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना और मुझे जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, ठीक है। आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास में भी बच्चों हम लोग
त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सिद्ध करने वाले सवाल हैं या जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, उन्हें करेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी और क्या आज आपने सीखा, ये भी बताना। और बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।